फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। दोस्तों, बफेलो फार्मिंग इंडिया में एक बड़े पैमाने पर होने वाला काम है। मतलब डेयरी इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो ये देखा जा सकता है कि आधी गाय हैं और लगभग आधी भैंसें हैं। जो दूध उत्पादन इंडिया में होता है उसमें आधा कंट्रीब्यूशन भैंसों का होता है लगभग, और आधा गाय का होता है। तो भैंसों को जो भैंसों का काम है, जो भैंसों का पालन पोषण है और उनका रख रखाव है, मैनेजमेंट है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि वो इंडियन एनिमल्स हैं। ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। जो स्टैंडर्ड एक लिटरेचर है वो भी कम अवेलेबल है। लेकिन गायों के ऊपर, क्योंकि गाय यूरोपियन या अमेरिकन उसमें मतलब तैयार हुई हैं, उनका जेनेटिक डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ से इंडिया में आई हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी लिटरेचर मिल जाता है। तो मैंने कोशिश की है इन वीडियोस में बफेलो के बारे में, बफेलो के न्यूट्रिशन के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोले। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए है एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, कीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अब भी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो इस वाले लेक्चर में हम एनाटमी, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एनाटमी है बफेलोज की खास तौर से, उसके बारे में जानेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, पाचन तंत्र होता है पशु का। यहाँ पर जब हम पशु कहेंगे तो उसका मतलब होगा भैंस। भैंस के बारे में हम खास तौर से ये बातें आपको बता रहे हैं। भैंस के ऊपर ही ये वीडियो बन रहा है। तो भैंस के पाचन तंत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। इस पाचन तंत्र के 3 मुख्य कार्य होते हैं, 3 मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो ये फीड को कंज्यूम करता है, मतलब ग्रहण करता है, खाता है पशु हमारा। उसके बाद उसे डाइजेस्ट करता है, उसका पाचन होता है। और पाचन होने के बाद जब वो छोटे छोटे कणों में या मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, तो उसके बाद उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये खून में चले जाते हैं, लीवर में जाते हैं और पशु का वेट बढ़ाते हैं, मतलब ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो भी और उसके फंक्शन होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, और साथ साथ दूध में भी ये कन्वर्ट होते हैं, ये वाले न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक तत्व। इसके अलावा जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है गोबर के अंदर। गोबर के जरिए से उसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्रक्चर और फंक्शन जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो फीड उसे दिया जा रहा है वो किस टाइप का फीड है और पशु की फीडिंग हैबिट्स क्या हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, और पशुओं का अगर हम देखें, जैसे कुत्ते बिल्लियों का या इंसानों का, तो उसे अगर हम देखें तो वो काफ़ी सिंपल होता है। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं या कुत्ते बिल्लियाँ जो खाना खाते हैं, वो डायरेक्टली उनके स्टमक में जाता है, उनके पेट में जाता है। और जो पाचन तंत्र में निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो उसे पचा देते हैं। वो जल्दी से पच जाता है। और मतलब जो नहीं पचता है वो पीछे के रास्ते से निकल जाता है, और जो पच जाता है वो उसमें चला जाता है, उसके खून में। लेकिन गाय भैंसों में ऐसा नहीं होता है। गाय भैंसों का जो खाना होता है, एक तरीके से वो फाइबर होता है, घास फूस होती है, भूसा होता है। तो भूसे को सिंपल स्टमक वाले जानवर, जिनका हमने जिक्र किया, जैसे कुत्ता बिल्ली है, वो नहीं खा पाते हैं, वो पचा नहीं पाते हैं। पशु इस वजह से पचा लेते हैं क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे र्यूमेन कहा जाता है। यही स्ट्रक्चर
इन्हें एक नाम देता है, इन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पशुओं का पाचन तंत्र है, जो भैंस का पाचन तंत्र है, उसमें रूमेन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो गाय हो या भैंस हो, पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें हम यहाँ पर जब हम इसे पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मैमल का, वो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो कहीं फैला हुआ होता है, कहीं पतला होता है, कहीं ज़्यादा मतलब उसके अंदर मसल्स होती हैं, कहीं वो मतलब खिंचाव वाला होता है, कहीं छोटा होता है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें पूरे, लेकिन एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब उसे कहा जा सकता है। तो जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म होते हैं एनिमल के अंदर, जिनसे मतलब पोषक तत्वों का पाचन होता है, जो डाइजेस्ट होते हैं, वो उसका तरीका या प्रिंसिपल ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स डाइटरी मटेरियल्स हैं, जैसे भूसा है, तो भूसा किससे मिलके बना है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। इस तरीके से उसका ताना बाना जुड़ा रहता है, एक से दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है कि वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये फाइबर बनाता है, जैसे गेहूं का भूसा हम ले लें या घास ले लें, और ये आम एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन इसे बैक्टीरिया के एंजाइम्स डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं भूसे को, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसके बन जाते हैं, छोटे छोटे कण बन जाते हैं, और वो कण ही एक तरीके से पशु द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं, उनका पशु इस्तेमाल करता है। जैसे भूसे का मॉलिक्यूल जाता है या एक भूसा जाता है अंदर, उसके अंदर से ग्लूकोज को तोड़कर बैक्टीरिया निकाल लेते हैं, फिर उस ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं, उनका उसका फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा फर्मेंटेशन क्या होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, वो ये काम है कि कॉम्प्लेक्स डाइटरी मटेरियल को तोड़कर एक सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे खून के अंदर अवशोषित किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके। मैमल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, मतलब कुत्ते बिल्लियों के अंदर, शेर भालू चीते या हम लोगों के अंदर, उनमें एक मुंह होता है, उसके बाद स्टमक होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। रूमिनेंट्स के अंदर स्टमक और इसोफेगस के बीच में, मतलब माउथ से जो पार्ट स्टमक को जोड़ता है उसे इसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं। तो फूड पाइप जो होता है रूमिनेंट्स के अंदर, वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वो जब बड़ा होता है, मतलब स्टमक से पहले ये रूमेन स्ट्रक्चर मौजूद होता है रूमिनेंट्स के अंदर। इसका फंक्शन क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि आपका जो एनिमल है, गाय है, भैंस है, या हम यहाँ भैंस की बात करें, तो भैंस क्या करती है, जब उसे आप दाना या चारा डाल देते हैं, तो आपने जैसे ही चारा डाला, उसने आधे घंटे के अंदर अपनी नान साफ कर दी। जितना भूसा था, मान लीजिए आपने 6 किलो भूसा डाला, 15 किलो हरा चारा डाला, उसके अलावा 5 किलो दाना डाल दिया, जो पशु आहार आता है वो डाल दिया। अब ये 20-21 किलो जो भी दाना चारा था, उसे पशु ने आधे घंटे के अंदर फटाफट करके खा लिया। अब ये खाना हमारी तरीके से नहीं होता। जब ये पशु, ये हमेशा से तो पालतू नहीं है, ये कभी जंगल में रहा करते थे। तो जंगल में हमेशा क्या होता है कि जब जंगल में पशु रहता है, आपने देखा होगा हिरन क्या करते हैं कि घास खाते रहते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। तो वो घास उस टाइम डाइजेस्ट नहीं करते हैं, वो एक तरीके से अपने पेट में भरते रहते हैं, रूमेन के अंदर भरते रहते हैं, एक झोला जैसा होता है पेट के अंदर, उसमें वो घास जल्दी जल्दी भरते रहते हैं। ठीक है, और जब वो खा चुके होते हैं तो एक शांत जगह पे चले जाते हैं, ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पर शिकारियों का खतरा कम होता है। आपने शिकारी को भी अक्सर देखा होगा कि वो जो हिरन खाने में मशगूल रहता है, बिजी रहता है, उस पर ही हमला करता है, क्योंकि खाने के दौरान वो थोड़ा सा मतलब उसका वो चौकन्ना इतना नहीं रह पाता है, खाने पे ध्यान देगा या इधर उधर देखेगा। तो इसी वजह से वो भी क्या करते हैं, मतलब हिरन वगैरह, वो खाने में कम टाइम देते हैं।
तो बात जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि र्यूमन इस वजह से डेवलप हुआ या कुदरत ने रखा कि वहां पर जल्दी से घास को खाया जाए, कम टाइम में उसे भर लिया जाए। बाद में क्या होता है कि एक जगह वो बैठ जाता है पशु, और फिर धीरे धीरे अपने पेट से दोबारा उसे निकालता है, उसे चबाता है, जिसे जुगाली करना कहते हैं, कट चूइंग कहते हैं, और उसे चबा के फिर दोबारा निकलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये रूमिनेशन कहलाता है। ये मतलब एक तरीके का जो इवोल्यूशन हुआ है, या ये कहिए कि कुदरत ने बनाया है कि जल्दी जल्दी वो खा ले अपना, और उसके बाद एक जगह बैठे और पूरा दिन वो जुगाली करता रहता है। जो मतलब जल्दी जल्दी उसने अपने पेट में डाला था उसे निकाल के चबाता है, फिर वो पेट में दोबारा लेके जाता है, और इस तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो मोटी मोटी बात यहाँ पर ये है कि ये जो डाइजेशन होता है र्यूमेन के अंदर, इसे फर्मेंटेशन कहा जाता है, क्योंकि इसे पशु खुद डाइजेस्ट नहीं करता। र्यूमेन के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं पशु के, वो इसे डाइजेस्ट करते हैं। अगर उन बैक्टीरिया की सेहत अच्छी नहीं होगी तो वो डाइजेस्ट उसे ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये एक कॉमेंसलिज्म इसे कह सकते हैं, या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये एक ऐसा मतलब तरीका होता है कि जो बैक्टीरिया है पशु के अंदर, वो जो पशु खाना खा रहा है उससे एनर्जी ले रहे हैं, खुद को जिंदा रखते हैं। पशु ने उस उन्हें रखा हुआ है तो वो जो मतलब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वो पशु के भी काम आते हैं। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पशुओं को अगर आप उसमें देखें जंगल वगैरह में, या इवन भैंस के ऊपर भी बुगले आकर बैठ जाते हैं, थोड़ी चिड़िया आकर बैठ जाती है और वो उसके जो शरीर पे कीड़े वगैरह होते हैं उन्हें खा लेती है। तो इससे पशु की सफाई हो जाती है और चिड़िया को खाना मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये अंदर वाले बैक्टीरिया भी ऐसे ही हैं, उन्हें भी खाने को मिल जाता है, और वो कुछ ऐसा वो जो उसे डाइजेस्ट करते हैं, पशु का डाइजेशन मतलब हो जाता है उससे। तो इस तरीके से ये कॉमेंसलिज्म के मतलब तरीके से फर्मेंटेशन अंदर होती है। और दोनों की हेल्थ, मतलब अगर पशु की हेल्थ देखी जाए तो वो अंदर जो र्यूमेन के अंदर बैक्टीरिया हैं जो डाइजेस्ट कर रहे हैं उनकी हेल्थ पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने र्यूमेन के फंक्शन को समझा। तो र्यूमेन की अगर हेल्दी रहेगा तो हमारा पशु हेल्दी रहेगा। तो र्यूमेन के साथ साथ और भी स्ट्रक्चर जुड़े रहते हैं। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पशु के एंजाइम फूड को डाइजेस्ट नहीं करते हैं, उसकी जगह बैक्टीरिया फूड को डाइजेस्ट करता है, और वो फूड को ऐसा बना देता है कि पशु के लिए वो काफ़ी डाइजेस्टिबल हो जाता है, मतलब पशु उसे आसानी से पचा सकता है। अगर हम खाली भूसा खिला दें पशु को और अंदर बैक्टीरिया ठीक ठाक ना हो या बिल्कुल भी ना हो, तो पशु उस भूसे को नहीं पचा पाएगा। उस भूसे को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया कि वो पशु के लिए पचने के लिए आसान हो जाता है। तो यही प्रोसेस फर्मेंटेशन है। इसे आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने दूध लिया, उसे गर्म किया, गर्म होने के बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया, तो गुनगुना हो जाता है। वो जब गुनगुना होता है उस टाइम हम उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देते हैं। तो दही डालने से क्या होता है, वो पूरा का पूरा दूध फट जाता है, या ये कहें कि वो पूरा का पूरा दूध दही बन जाता है। तो जो वो दही बनने का प्रोसेस है, दूध से दही बनने का प्रोसेस है, वो दरअसल फर्मेंटेशन होता है। वहाँ पर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने दूध को के स्ट्रक्चर को, प्रोटीन को एक तरीके से बदल दिया और वो दही बन गया। तो कहा जाता है ना कि दूध जो लोग नहीं पीते हैं, जो लोग दूध को नहीं पचा पाते हैं, उन्हें दही खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि दही कहते हैं दही पेट के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया ने दूध को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर दिया है, ठीक है, फर्मेंट कर दिया है। तो वो फर्मेंट होने के बाद वो हमारे लिए उसे पचाना आसान हो जाता है। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया भूसे को, घास को, या जो भी फीड फॉडर आप पशु को देते हैं उसे डाइजेस्ट कर देता है। तो ये जो तरीका होता है यही फर्मेंटेशन कहलाता है। और र्यूमन को फिर हम कहते हैं कि ये लार्ज फर्मेंटेशन वैट है। एक तरीके से
एक बड़ा झोला है, एक या ये कहिए एक ऑर्गन है ऐसा, जिसके अंदर खूब सारे बैक्टीरिया भरे हुए हैं, जो भी उसके पेट में जाएगा उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो ये फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगाई, ये 3 तरीके के माइक्रोब्स होते हैं जो पशु के पेट में रहते हैं, जो कि फीड को डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। 2 तरीके से डाइजेशन होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम से और एक बैक्टीरियल डाइजेशन होता है। हमारे अंदर क्या होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोब्स रहते हैं, लेकिन पशुओं में या भैंस में ये रूमेन के अंदर ज़्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये डाइजेस्टेड फीड आगे की तरफ जाता है, फिर ये फर्दर डाइजेस्ट होता है एबोमेसम में जाके। एबोमेसम हमारा जैसे हमारा स्टमक काम करता है, ऐसे ही पशुओं में एबोमेसम काम करता है। वहाँ पर ये चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, वो आगे की हम वीडियोस में देखेंगे। लेकिन रूमेन की बात हम यहाँ पर समझ लें, तो रूमेन के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो प्लांट की सेल वॉल का जो मटेरियल होता है उसे डाइजेस्ट करते हैं। सेल वॉल को कोई डाइजेस्ट नहीं करता है, कर सकता है दुनिया में सिवाय बैक्टीरिया के। तो रूमिनेंट्स के पेट में या रूमेन में सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ वगैरह रहते हैं, और वो उस सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं। जब सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और उससे कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें इस्तेमाल पशु हमारा करता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये मोटा मोटा हमने ये देखा कि भैंस के पेट में, या ये कहिए कि भैंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से आ, हमसे अलग है, या वो किस तरीके से डाइजेस्ट करता है। अब हम ये देखेंगे कि उसके कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है माउथ। माउथ के अंदर आपको सबको पता है, आप भैंस का मुंह देखते हैं, उसके अंदर उसकी ओरल कैविटी होती है जहाँ से वो खाना खाता है। उसके होंठ होते हैं, तालू होता है, उसके गाल होते हैं, जॉज होते हैं, मतलब जो जबड़े जिन्हें कहा जाता है, उसके दांत, स्लाइवरी ग्लैंड, मतलब जिनसे थूक निकलता है। और इसमें एक खास बात ये होती है कि जो अपर जॉ होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसमें आगे के दांत नहीं होते हैं। आगे के दांत नीचे वाले जबड़े में होते हैं। ऊपर वाले जबड़ों में दांतों की जगह डेंटल प्लेट होती है एक, ठीक है। तो उस या डेंटल पैड भी कहा जाता है उसे। ये इस वजह से होती है कि नीचे वाले दांत और डेंटल पैड के बीच में घास को फंसा के उसे तोड़ा जाता है, मतलब जब ग्रेजिंग करता है एनिमल। इसके अलावा एक जबान होती है, मतलब वो मस्कुलर ऑर्गन होता है जिससे फीड को मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब जब चबाता है, जुगाली करता है पशु, तो जबान से इधर उधर वो करता है। मतलब काफी जबान लंबी भी होती है और मोटाइल भी होती है, मतलब चलती रहती है उसके अंदर, उसके मुंह के अंदर, और चबाने में हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ पैपिले होते हैं, मतलब कुछ कांटेदार उसका जो गाल होते हैं अंदर से, उनके अंदर कुछ पैपिले निकले हुए होते हैं, कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं प्रिहेंशन में। मतलब जब फीड अंदर चला जाता है तो उसे अंदर रखने में मदद करते हैं। तो बफलो का जो च्यूइंग टाइम होता है, मतलब जो चबाने का समय होता है, वो अ, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब भैंस जैसे गाय खाती है उसी तरीके से भैंस भी खाती है। तो उसका काम ये होता है कि उसने फीड को मुंह में लिया, फटाफट उसने अपने थूक में उसे मतलब मिला दिया, और बोलस बनाया, उसका एक छोटा सा लड्डू बनाया मुंह के अंदर, और तुरंत उसे निगल लिया। जैसे मैंने बताया कि जल्दी जल्दी वो निगल लेते हैं, फिर बाद में बैठ के उसे फीड को अपने मुंह में लेके आते हैं, चबाते हैं, फिर दोबारा उसे निगल लेते हैं। तो ये इस वाले काम में सलाइवा या उसका थूक बहुत मदद करता है। मान लीजिए आपने सूखा फीड एनिमल को दे दिया, तो ज़्यादा सलाइवा उसमें लगेगा। अगर आपने गीला फूड दिया तो जल्दी जल्दी एनिमल उसे खा लेता है, क्योंकि उसका थूक कम लगता है उसमें। तो ये जो प्रोसेस होता है चबाने का, इसे मेस्टिकेशन कहा जाता है। और ये जो फॉरेज होता है या फीड होता है, उसकी मतलब ग्राइंडिंग होती है मुंह के अंदर,
और उसे फिर अंदर ले लिया जाता है, और अंदर लेने के बाद फिर उसे बाहर निकाला जाता है। वो ये एक ही बात है, मतलब उसे हम दो तरीके से कह सकते हैं कि पहले मतलब पशु ने खाया, उसे चबाया, उसका गोला बना के फट जल्दी से अंदर ले लिया, फिर जब पशु बैठ गया तो उसे दोबारा वो चबाता है, तो चबाने को मैस्टिकेशन कहा जाता है। तो बफेलो के अंदर जो ये थूक का सिक्रीशन है, जो सलाइवा है, उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उसमें से थूक निकलता है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका प्रोडक्शन होता है। अगर देखा जाए तो दिन में लगभग 180 लीटर तक थूक प्रोड्यूस होता है सिलाइवरी ग्लैंड से भैंस के मुंह में। मतलब 120 से 180 लीटर तक दूध थूक हमें मतलब देखने को मिलता है, जो भैंस के मुंह में प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट होता है, जैसे मतलब गाय के थूक में होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बोनेट आयंस हैं, ये सब। ठीक है। और पैरोटिड सलाइवा जो होता है, पैरोटिड ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, वो बफलो के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है गाय के मुकाबले। तो जो अमाउंट है सलाइवा का, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि फीड की क्वालिटी और उसका टेक्सचर कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा सूखा फीड आप दे देंगे एनिमल को, भूसा आपने बिना भिगोए डाल दिया, तो उसमें ज़्यादा उसे थूक निकालना पड़ेगा। और अगर पानी की किल्लत है या पानी पशु किसी वजह से कम पी रहा है, तो फिर वो दाना चारा भी कम खाएगा। इस यही वजह होती है कि भैंसों में ज़्यादा उसे भिगो कर दिया जाता है, भिगो कर ही देना चाहिए ज़्यादातर पशुओं को, जो उनका दाना या चारा है। तो ये जो सलाइवा होता है, थूक होता है, ये थोड़ा एल्कलाइन होता है और एक बफर की तरह काम करता है। इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, फॉस्फेट आयंस होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो रूमेन के अंदर एक फर्मेंटेशन हो रही है, फर्मेंटेशन का मतलब है एसिड बन रहे हैं, तो उस एसिड को की बफरिंग के काम में आता है। मतलब बहुत ज़्यादा एसिड नहीं बनने देता है, तो थूक अंदर जाता रहता है और एक बफर का काम भी करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करता है उस फर्मेंटेशन से जो पीएच नीचे चली गई है, जो एसिड बन गए हैं, उस पीएच को ये ऊपर लेकर आता है, और ये ज़्यादा पीएच को डाउन नहीं होने देता है। इसके अलावा थूक के अंदर यूरिया होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हाई रहती हैं थूक के अंदर। देखिए, यहाँ पर एक बात जाननी ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि यूरिया लीवर बनाता है, और वो लीवर से यूरिया पशु के थूक में आता है, मतलब खून के ज़रिए थूक में आता है, और थूक से फिर उसके पेट में जाता है। कुछ लोगों को यूरिया खिलाने में बहुत आपत्ति होती है, लेकिन यूरिया नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब पशु खुद बना रहा है अपने रूमेन के लिए। तो थोड़ी मात्रा में अगर आप देते हैं यूरिया, तो उससे पशु का भला ही होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि यूरिया खुद ही बना रहा है उसका लीवर, और उसके मुंह में भेजता है, थूक में भेजता है, और वहां से थूक से वो फिर र्यूमेन के अंदर यूरिया चला जाता है, जहां पर फिर उसके बैक्टीरिया उसे यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद फूड पाइप आता है। फूड पाइप, जिसे इसोफेगस भी कहते हैं, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसके अंदर से खाना र्यूमेन तक पहुंचता है। ये भी कहा जाता है र्यूमेन जो है वो इसोफेगस का ही पार्ट है। ठीक है, इसोफेगस या फूड पाइप कह सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है एडल्ट बफेलो में, वो लगभग 100 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का मतलब है लगभग 1 मीटर की लंबाई इसकी रहती है, इस इसोफेगस की या फूड पाइप की। जबकि अगर ऑक्स में देखें तो उसमें भी लगभग 90 से 105 सेंटीमीटर की होती है। और टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर इसमें परसेंटेज देखें, तो टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये फूड पाइप होता है, ये सिर्फ 2.5% होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है या पाचन तंत्र की जो लंबाई होती है भैंसों के अंदर, वो लगभग 40 मीटर होती है। इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स स्टमक आती है। फूड पाइप कहाँ पर आकर खुलता है? र्यूमेन के अंदर। तो र्यूमेन को कॉम्प्लेक्स स्टमक भी कहा जाता है, और इसमें 3, ये कहिए कि 4 पार्ट होते हैं, एक र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, या अगला जो लेक्चर होगा उसमें देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
दोस्तों हमारी एक डेयरी फार्मिंग के ऊपर पूरी ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो कि हमारे ऐप अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप के ऊपर अवेलेबल है। उसे ज्वाइन करके आप डेयरी फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में और एनिमल ट्रांसपोर्ट के बारे में, ब्रीड्स के बारे में, कैसे नया फार्म शुरू करना चाहिए, बहुत सी चीज़ें उसमें हमने बताई हैं। तो आप उसे ज्वाइन करके भी फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। अक्सर डेयरी फार्मर्स कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कम दूध उत्पादन, फैट एसएनएफ का कम होना, उत्पादन में फ्लक्चुएशन, कमजोर पाचन और दुबले पशु, बीमारियों का दबाव और वीक इम्यूनिटी, सब क्लिनिकल किटोसिस, वजन का गिरना, लो फीड इनटेक आदि। इन सभी दिक्कतों के समाधान के तौर पर हम आपके पशुओं के लिए लेकर आए हैं रूमेनिया, जो है एक संपूर्ण रूमेन टॉनिक, जो कि फाइबर के डाइजेशन को बढ़ाता है, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन में वृद्धि करता है, आंतों की इंटीग्रिटी बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे गोबर पतला नहीं होता, रूमेन की पीएच को स्टेबल करके माइक्रोब्स के सर्वाइवल को बढ़ाता है, प्रोपियोनेट की मात्रा को अधिक करके ग्लूकोज उत्पादन में वृद्धि करता है, माइकोटॉक्सिन को बांधकर उनकी विषाक्तता को कम करता है। रूमेनिया कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ट्रेस मिनरल्स, रूमेन बफर, रूमेन अल्कलाइजर, प्रीबायोटिक्स, यीस्ट मेटाबोलाइट्स, प्रोबायोटिक्स, टॉक्सिन बाइंडर्स, कैल्शियम, फास्फोरस, रूमेन फर्मेंटेशन मॉडिफायर्स और प्रोपियोनेट एनहांसर्स। इन्हीं सब के चलते रूमेनिया दूध उत्पादन बढ़ाता है, बॉडी वेट और बीसीएस इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस को कम करता है, अधिक एनर्जी के बहाव के कारण फर्टिलिटी बढ़ती है, टॉक्सिन्स को बांधकर लीवर की हेल्थ मेंटेन करता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। 5 केजी के ट्रायल पैक में भी उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट से या स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं।